चलिए देखते हैं, अपन यहाँ से अपन को पढ़ना था। मैंने आपको क्या पढ़ा दिए थे, उत्तर भारत के मैदान पढ़ा दिए थे। मैदानों में हमने गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान, और क्या कहते हैं उसे, राजस्थान का मैदान, मतलब सिंधु का मैदान, पंजाब का मैदान या सिंधु का मैदान, ऐसे करके कितने मैदान देख लिए थे हमने? चार। सबसे ऊपर जो देखा था वो सिंधु का मैदान या पंजाब का मैदान, उसके नीचे देखा था तो गंगा का मैदान, उसके पास में देखा था तो ब्रह्मपुत्र का मैदान, और एक अलग देखा था वो क्या था? राजस्थान का मैदान। ठीक है ना? तो ये हो गए थे हमारे मैदानी भाग। अब हम देखते हैं इसमें क्या, भारतीय मरुस्थल, क्योंकि इसमें 25 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा या उससे कम वर्षा वाले क्षेत्र को मरुस्थल की श्रेणी में रखा जाता है। तो ये तो मरुस्थल की परिभाषा हो गई। यहाँ पर वर्षा कितने सेंटीमीटर से कम हो? 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, उसको क्या कहा जाता है? आ जाते हैं मध्य प्रदेश। नाम तो सुना ही होगा। बढ़िया है। मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा कौन बताएगा कहाँ पर होती है? मध्य प्रदेश में सबसे कम, सबसे कम वर्षा कहाँ होती है मध्य प्रदेश में? हम्म भिंड में होती है। कहाँ पर होती है? भिंड में। आपको ये पता है भिंड में कितनी होती है वर्षा? कितने सेंटीमीटर वर्षा होती है भिंड में? ये किसको पता है? 55 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 55 सेंटीमीटर। तो भिंड की स्थिति आप समझ ही गए होंगे। भिंड को कैसे, अपने मध्य प्रदेश में भिंड को अपन किस तरीके से देखते हैं? 55 सेंटीमीटर वर्षा होने के बाद भी सोच कर देखिए, जब 25 सेंटीमीटर वर्षा होती है तो वहां क्या हालत होती होगी। अपन भिंड को जानते हैं कि भिंड की हालत क्या है। ठीक है ना? सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र मध्य प्रदेश का, 55 सेंटीमीटर वर्षा होती है एक साल में। तो सोचिए 25 सेंटीमीटर वर्षा वाले स्थान पे क्या होता होगा। मतलब पानी को तरसते ही होंगे, है ना? हर जगह सूखा ही सूखा मिलना है। फिर रेत अलग है तो रेत अलग उड़ रही है वहां पर। 25 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा या उससे कम वर्षा वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है? मरुस्थल। ठीक है ना? भारत में अरावली पहाड़ियों के उत्तर पश्चिमी तथा पश्चिमी किनारे पर कौन से भाग? देखो, भारत में अरावली पहाड़ियों के उत्तर पश्चिमी तथा पश्चिमी किनारे पर बालू के टिब्बों से ढका हुआ एक तारांकित मरुस्थल मैदान है, जिस थार का मरुस्थल कहा जाता है। कौन सा मरुस्थल? मतलब राजस्थान में मिलता है हमें। काय के कारण बना है? अरावली पर्वत के कारण बना है। काय कारण बना है? देखिए, थार के मरुस्थल का अधिकांश भाग राजस्थान में स्थित है, परंतु कुछ भाग पंजाब, हरियाणा एवं गुजरात प्रांत में भी फैला हुआ है। कौन कौन से में? पंजाब, हरियाणा, गुजरात। अब देखना इधर, गुजरात में से हम कह सकते हैं कि कच्छ का रण हो गया। काय कारण हो गया? पर इन दोनों में आपने कभी ऐसा नहीं सुना होगा कि यहाँ पे बंजर भूमियां हैं, पंजाब और हरियाणा में। भाई, हमने मरुस्थल को नाम से एक ही चीज आ जाती है कि फसल नहीं होती जहाँ, पानी नहीं होता जहाँ। लेकिन पंजाब हरियाणा को तो हम पानी की भूमि कहते हैं। कहते हैं कि नहीं? तो फिर यहाँ का मरुस्थल कैसा मरुस्थल है? इस बात समझ में आ गई? यहाँ मरुस्थल का विस्तार बताया जा रहा है पंजाब और हरियाणा में। लेकिन पंजाब और हरियाणा को हम फसलों के लिए ही तो जानते हैं, और फसलों के लिए जानते हैं तो पानी ज्यादा है। तो पानी ज्यादा है तो फिर मरुस्थल कहाँ है? सुनिए, यहाँ जो मरुस्थल है उस मरुस्थल को कहते हैं लाओस का मैदान। क्या का मैदान? लाओस का मैदान। और लाओस का मैदान उपजाऊ होता है भैया, और बनता बालू से ही है ये। बनता काय से है? जैसे हमने एक एग्जाम्पल के रूप में पढ़ते रहते हैं चीन का। चीन का लाओस का मैदान को जानते हैं, टकला मकान कहते हैं थे। क्या कहते हैं? ये भी बालू से ही बना है कि नहीं? ये भी लाओस का मैदान है कि नहीं? लाओस का मैदान कैसा होता है? रेत उड़कर आ रही है, बारीक रेत, पानी है, उसके पास में मत जम जाएगी कि नहीं जम जाएगी? बारीक बारीक रेत जमेगी तो अब उपजाऊ होगी कि नहीं होगी? ऐसे ही मैदान को क्या कहते हैं हम? लाओस का मैदान। काय का मैदान? लाओस का मैदान कहते हैं। बच गया कौन सा? राजस्थान। तो वहां पानी नहीं है, सो वहां कहलाएगा उसे क्या? मरुस्थल। सब जगह समझ में आए कि नहीं आए? ना तो जो उपजाऊ है कच्छ का रण। कच्छ का रण उपजाऊ है क्या? नहीं। ठीक है ना?
कच्छ के रण में तो आप जानते हैं समुद्र का पानी और भर गया, तो समुद्र के पानी से तो आप जानते हैं खारापन होता है, और खारेपन से तो आप जानते हैं मिट्टी की उपजाऊपन तक खत्म होती है कि नहीं होती है। पर यहाँ एक फायदा ये मिल जाता है कि यहाँ नमक का उत्पादन हो जाता है। काय का? नमक का। ठीक है ना। इसी कच्छ के रण को अपन सफेद मरुस्थल भी कहते हैं। कौन सा? सफेद मरुस्थल। ठीक है ना। अगला देखिए, विश्व के मरुस्थलीय क्षेत्रों में सर्वाधिक जनघनत्व थार के मरुस्थल का है। काय का? थार के मरुस्थल में। आप जानते हैं जो सहारा मरुस्थल है वहां वर्षा और कम होती है, 2 से 3 सेंटीमीटर। यहाँ फिर भी उससे ज्यादा होती है। ठीक है। दूसरा क्या है कि इस थार के मरुस्थल में इंदिरा गांधी नहर है। कौन सी नहर है? इंदिरा गांधी नहर। इस कारण से क्या है कि यहाँ जीवन यापन संभव है। इसलिए सबसे ज्यादा लोग जितने भी दुनिया के मरुस्थल है, डेजर्ट है, उनमें सबसे ज्यादा लोग जो रहते हैं वो कहाँ पर रहते हैं? थार के मरुस्थल में। आगे, थार के मरुस्थल में। समझ में आया कि नहीं आया? सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल कौन सा हो गया? थार का मरुस्थल। ये जनसंख्या में सबसे बड़ा मरुस्थल हो गया। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा मरुस्थल है वो सहारा मरुस्थल है। कौन सा है? ये काय में है? जनसंख्या में ना सर्वाधिक जनघनत्व, जन मतलब जनसंख्या, वो कौन सा है? थार मरुस्थल। ये घनत्व लिखा है, जनसंख्या नहीं। जनसंख्या घनत्व। क्या? जनसंख्या घनत्व। ठीक है ना। और क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा कौन सा है? कहाँ पर पड़ेगा आपको ये? अफ्रीका। ठीक है। अब जानते हैं इस कहाँ का अपना वही थार का मरुस्थल जो है, इसे अपन पाकिस्तान में किस नाम से जानते हैं? पाकिस्तान। क्या कहते हैं? चोलिस्तान। आजकल तो चर्चा में चल रहा है पाकिस्तान, आपको पता है। यहाँ की नेशनल असेंबली है, जैसे अपनी यहाँ की लोकसभा है, यहाँ क्या कहलाती है? नेशनल असेंबली। भंग हो गई है। भंग मतलब? भंग मतलब चुनाव चालू। तो यहाँ पे चुनाव होने वाले हैं। कहाँ पर? पाकिस्तान में। समझ में आया कि नहीं आया? और आप जानते हैं यहाँ के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बन गए हैं। अब ये आज ही पढ़ा है मैंने, पढ़ लीजिए तो भाई। ढाल के आधार पर थार के मरुस्थल को मुख्यतः 2 भागों में बांटा जा सकता है। कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में बांटा। पहला भाग उत्तरी भाग, जिसका ढाल पाकिस्तान के सिंध प्रांत की ओर है। क्या की ओर है? सिंध प्रांत। अभी मैंने करंट में सिंध प्रांत बताया, देख लेना। पंजाब प्रांत उसके नीचे है सिंध प्रांत। ठीक है ना। तो उत्तरी भाग इसका कहाँ पर विस्तारित है? सिंध प्रांत में, जो पाकिस्तान में पड़ता है। दक्षिण भाग जिसका ढाल कच्छ के रण की ओर है। क्या की ओर है? कच्छ के रण की ओर, तो इसे हम कच्छ का रण कहते हैं। अब पाकिस्तान में जो विस्तार है भाई, तुम पढ़ के कच्छ करोगे का? नहीं, बात से मतलब ही नहीं है। वे जाने, उनको काम जाने। समझ में आए ना। उन्होंने नाम ही बदल दिया। अपन तो पढ़ रहे थे का थार का मरुस्थल, और उन्होंने रख दिया चोलिस्तान। मतलब ही खत्म हुआ। तुम जानो, तुम लोग काम, अपना काम है जे। ठीक है ना। तो यहाँ देखते हैं अपन, देखो। कच्छ के रण को सफेद मरुस्थल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यह क्षेत्र नमकीन दलदल से निर्मित है, जो हजारों वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। पहले यहाँ क्या होता था मैं आपको बताऊं पहले। अब देखो क्या है कि ये भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पे लगा है। ठीक है ना। ये आपको दिख रहा होगा, ये कच्छ का रण है। ये क्या रण है? ये कच्छ का रण है। दूसरी है, यहाँ से घुसपैठ होती थी। आतंकवादी जो थे ना, वो यहाँ से भारत में प्रवेश करते थे। क्योंकि हमारे पास दलदल में, आप जानते हैं दलदल में कोई जाएगा वो फंस के रह जाता है। ये तो आपने जानते ही होंगे ना। हमारे पास संसाधन नहीं थे, कोई सेना नहीं होती थी। वे प्रवेश कर जाते थे कैसे भी करके। भाई आतंकवादी आप जानते हैं, इनके पास और ज्यादा संसाधन है। ठीक है ना। उन्हें तो कैसे ही करके वे तो मर भी आए। जहाँ मर जाए चाहे कैसे ही मर जाए, पहुंचना जरूर है हमें। पहुंच गए। ठीक है ना। तो भारत में फिर आतंकवादी घटनाएं अब प्रवेश नहीं कर पाते। अब भारत के पास ऐसे वाहन है, मिलिट्री वाहन, जो कच्छ के रण में भी चल सकते हैं। अब यहाँ से प्रवेश वर्जित हो गया। लेकिन आप जानते हैं कच्छ के रण के जस्ट नीचे एक स्थान पड़ता है, यहाँ पर। इसका नाम है सरक्रीक। क्या पड़ता है? नाम तो सुना होगा कि नहीं? सरक्रीक। आप जानते हैं ये विवाद बना हुआ है किसके? भारत और, इसे एक नाम से और जानते हैं, कौन बताएगा? सरक्रीक विवाद। एक नाम से और जानते हैं, कौन बताएगा? नहीं बताएगा।
और इतना तो ये कहीं ना बता पाएगा। तो, हाँ, ज्वालामुखी। क्या कह रही है? क्या कह रही है? ज्वारमुखी। थोड़ा तेज तो बोला करे। गुहार मोती। गुहार मोती जगह को नाम है वो। ये कोई ने कहीं नहीं लिख रहा, जो लिख रहा वो पढ़ाव बंद कर देंगे हम। गुहार मोती। मैंने तो इतना सा बताया था, भारत का पश्चिमी बिंदु कहीं पे सर्कलिंग मिल जाता है या गुहार मोती मिलता है। पर सर्किल को गुहार मोती कौन कहता है ये पता नहीं है पानी। ठीक कहते हैं। हाँ। 24 डिग्री भी बात कहते हैं, कौन सा? 24, तुम 22 पे चली जाओ है। 24 डिग्री कौन सा? यहाँ 24 डिग्री की लाइन गुजरती है ऐसी। ठीक है ना, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद बना हुआ था, कौन सा? सर्कलिंग। सर्कलिंग विवाद या 24 डिग्री विवाद। समझ में आया कि नहीं आया भैया? लेकिन अपन ही जीत गए जामे अंतरराष्ट्रीय न्यायालय से। कौन जीता? अपन। अपन मतलब भारत। ठीक है ना। पाकिस्तान में क्या दलील दी थी कि सर्कलिंग जो है वो पानी का क्षेत्र है और पानी के क्षेत्र पर सबका अधिकार होता है। ठीक है ना। काय का अधिकार होता है? सबका अधिकार होता है। फिर हमने कहा रहने दे तू यार, अल्लाह वही तेरी बात है जी फालतू की। काय को पानी भर रहा हो जी? पानी ना मानी। पानी वहां भरो तो 12 महीने पानी नहीं रहे। अब जानते गर्मियों में वो सूख जाता है। और जमीन तो जिसके क्षेत्र में आती है उसका ही होता है, तो ये अपना ही है। फिर भैया कुछ ना कह पाया। यह क्षेत्र नमकीन दलदल से निर्मित है जो हजारों वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ। आप जानते ना, ये सर्कलिक है। और ये कच्छ का रण है, सफेद रण। सफेद रण या सफेद मरुस्थल कहा जाता है। नमक का उत्पादन होता है। नमक के उत्पादन के लिए यहाँ से नमक भर भर के लाया जाता है। ठीक है ना। नमक भर के ट्रक तो चलेंगे नहीं, ट्रेन चले। क्या चले? और नमक क्षेत्र में जो ट्रेन चलती है वो लकड़ी की ट्रेन चलती है। आएगी लकड़ी की। लोहे की चलेगी तो गल जाएगी नमक से। समझ में आए कि नहीं आए? यानी कि जाता ही ये गल जाएगी, लेकिन कुछ समय में लोह गल जाता है, काय से? नमक से। इसी ट्रेन चलाई जाती है काय की? लकड़ी की। यहाँ भी लकड़ी की ट्रेन चलती है। और आप जानते हैं राजस्थान में एक जगह और है जहाँ से नमक का उत्पादन होते हैं, खारी झील है, कौन सी है? सामर की खाड़ी। वहां भी नमक का उत्पादन, वहां भी लकड़ी की काय चलती है? ट्रेन चले हैं। क्या चलती है लाल? ट्रेन मतलब जो नहीं पूरे भारत में, बट लकड़ी की ट्रेन ही दौड़त पड़ेगी। क्या है कि अब ट्रेन का मतलब क्या है कि बड़े बड़े डिब्बे नहीं, कि मालगाड़ी जैसे डिब्बे चलते हो। छोटे डिब्बे होते हैं, नमक से भर के लाया जाता है, फिर फैक्ट्री में जाता है, फिर वहां पैकेटों में के रूप में जाता है। ठीक है ना। तो लकड़ी के डिब्बे बनाए जाते हैं जिससे कि वो गलते नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? सोच कर देखो, हवा चलती होगी, चलती होगी। नमकीन हवा होती होगी, नमकीन हवा अंदर जाती होगी। शरीर आप समझ रहे हैं इनका कैसा होता होगा। ज्यादा समय तक जी नहीं पाते कच्छ के रण में काम करने वाले मजदूर। ठीक है ना, नमक से हालत खराब हो जाती है। 50-60 बस। तब इस क्षेत्र की अधिकांश नदियों में केवल वर्षा के मौसम में ही जल पाया जाता है। अधिकांश नदियां अंतःस्थलीय प्रवाह प्रतिरूप का उदाहरण है। लूनी इस क्षेत्र की प्रमुख नदी, आप जानते हो कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। कौन सी? लूनी। कच्छ के रण में कैसी हो जाती है? निकलती कहाँ से? अरावली पर्वत। कहाँ से निकलती है? जहां से निकलती है वो कहाँ तक जाती है? कच्छ के रण तक जाती है। बाहर रेत में खो जाती है, होने के बाद फिर नीचे नीचे चलती है ये। आगे देखो। इस क्षेत्र की भूमिगर्भ भूगार्भिक चट्टानी संरचना प्रायद्वीपीय पठार का ही विस्तार है, किंतु यहाँ की धरातलीय स्थलाकृतियां भौतिक अपक्षय एवं पवनों द्वारा निर्मित होती हैं। जैसे कि रेत के टीले, बरखान, छत्रक। छत्रक कहीं ऐसा लिखा मिलेगा? कहीं ऐसा लिखा मिलेगा? जैसा भी लिखा मिलेगा, पर होता क्या है पहले ये जाने अपन। कौन बताएगा? छत्रक। छत्रक बता। कैसा होता है देख। एक पर्वत है। नहीं, पर्वत का आएगा, एक चट्टान है। चट्टान हो गई। हवा चली। अब हवा चल रही है।
हवा में आप जानते हैं रेगिस्तान में जो हवा चलेगी वहां रेत होगी कि नहीं होगी? पहले तो अच्छे से बताओ जी सोच के। अब हवा इस पे टकराई और हवा के साथ रेत के कण टकराएंगे, और हाँ, तो ऐसी हवा तो जब ऊपर से चली गई, चली जाएगी कि नहीं ऐसी? वहां कोई रोक पाएगा क्या? साइड से चली जाएगी, ऊपर से चली जाएगी, पर नीचे की हवा तो फोर्स लगाएगी कि नहीं? तो जैसे ही फोर्स लगेगा तो ये चट्टान देखो कैसी हो जाएगी। ऐसी हो जाएगी। नीचे का भाग है उसे छील लेगी, ऊपर के भाग में से ऊपर से चिकनी हो गई, और नीचे से सकरी होती चली गई, तो नीचे से ऐसी और ऊपर से ऐसी, ऐसी आकृति बन गई ना। तो इस छत्रा को कुकरमुत्ता की आकृति भी कहते हैं। कौन सी? कुकरमुत्ता देखे तुमने? कौन कौन ने? सब देखो है ना कुकरमुत्ता। ठीक है ना। और उसे क्या कहते हैं? खाए हुए के नाम में नाम बदल देते हैं। मनुष्य भयंकर प्रकार का प्राणी है। जब ना खाने हो तो कुकरमुत्ता कहता है, और खाना होता है तो मशरूम कहने लगता है। क्या कहने लगता है? मशरूम। कहता है कि नहीं कहता है? क्या कहता है? मशरूम। समझ में आया कि नहीं आया? छत्रक समझ में आया कि नहीं आया? पर छत्रक के लिए एक और पॉइंट ध्यान में रखना। तारा मरुस्थल में, तारा मरुस्थल, तारा मरुस्थल में इन्हें अलग नाम से जाना जाता है भैया। सारा मरुस्थल में इन्हें कहते हैं गारा। क्या कहते हैं? गारा। तारा मरुस्थल में गारा कहते हैं, बाकी मरुस्थल में छत्रक कहते हैं, और इन्हीं का नाम है क्या? करमुत्ता। क्या नाम है? अब कुकरमुत्ता क्यों कहते हैं ये समझ में आ गया? इन्हें देख के, इन्हें देख कर। समझ में आया ना? क्या है? तुम भी चलेगा ना रेगिस्तान में, कहूँ जाओ रेगिस्तान में एक आध बार घूम जाओ गर्मियन के दिनों में, पढ़ाई होने लगेगी यार अपने यहाँ पे ही। सारा रेगिस्तान में चले जाओ चाहे मरुस्थल में चले जाओ, ठीक है ना। मान के चलो, वहां तो स्थितियां खराब होती हैं। क्या क्या राहगीर जो चलते हैं उनमें तो चट्टान के टुकड़े मिल जाते हैं ना, बाकी बगल में बैठ के भी आराम करने लगते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? अगर मान के चलो भयंकर नींद लग गई तो पता ही नहीं चलना लाल कितना है, तो रेत रख देते हैं, भैया है भाई दफना देते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? रेगिस्तान में मरने वाले लोगों की हड्डियों को गंगा में नहीं लाया जाता है, और ना उन्हें जलाया जाता है। उन्हें बस रेत में फेंक दिया जाता है। समझ में आया ना? बहुत बड़ा क्षेत्र फेंक दो वहां में। हवा चलेगी, रेत से बॉडी ढक जाएगी और पता नहीं कहाँ नीचे जमीन में समा जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? ये चलता है वहां पर। जो लोग दफना रहे हैं भी दफना ही रहे हैं, जो लोग जला रहे हैं भी जला ही रहे हैं। पर मान के चलो कुछ पशु मर रहे हैं, कुछ लाश जो रहती है वो लावारिस लाशें रहती हैं, उन्हें रेगिस्तान में जो खत्म हो रही वैसी डली रहती है, फिर वे रेत में ढक जाती हैं। समझ में आया कि नहीं आया? और कोई रेगिस्तान में किसी के लिए कोई चिन्ह बताता, अपन कहते हैं ना वहां पहुंच जाई वो फतरा वहां ऐसो धर्म है। रेगिस्तान में कोई नहीं बता कि वो फाड़ ऐसो है को ना वहां चलो जाए, क्यों वो फाड़ आ जाइए वो घंटा के, घंटा के बाद वो फाड़ चल के दूसरी जगह चलो जाते हैं। क्योंकि फाड़ काय के बनते हैं? रेत के बनते हैं। काय के बनते हैं? रेत के बनते हैं। अब क्या हवा चल रही है, थोड़ा सा अब रोज जाऊंगा रेत इकट्ठी हो गई, रेत का तो टीला बन गया वो। अब कोई ने कहा मैं वहाँ टीला का बैठे हुए हैं, अब वो टीला ही चलोगा, हम खत्म होगा। समझ में आया कि नहीं आया? अपने ऐसी रेत नहीं जो तुम रेत देखते हो, वो अलग ही प्रकार की रेत है, बिल्कुल बारीक वाली, ना चला जाए ना कुछ और। जहां तक आंखें जाती है ना वहां तक रेता ही दिखता है, पानी दिखाता नहीं है। बहुत ही बेकार स्थिति है। वो तो इंदिरा गांधी रहने वहां पे जीवन यापन कर दिया है बस। पर वो भी कुछ ही जगहों पर, जहाँ नहर गई वहीं आसपास अकेला, बाकी सब ऐसा ही डला है वहां पर। ऐसे में ही बीएसएफ के जवान बॉर्डर पर तैनात रहते हैं। ऊंट से चलते हैं, क्यों ऊंट ही चल पाता है रेगिस्तान में, उससे ही चलते हैं। सोच कर देखिए, आपको मतलब कभी देखना ना, आप कभी राजस्थान घूमने जाओ तो जैसलमेर वगैरह जाना, जैसलमेर बीकानेर, ठीक है ना, तो वहां कम से कम स्थल को देख के आना। उनके लिए तो रोज का है, अपने लिए तो पर्यटक स्थल होगा वो। ठीक है ना, क्या हम कहाँ गए? और वहां पे रिसोर्ट बना दिए अब तो घूमने के लिए, उसमें क्या पर्यटक स्थल बना दिए, रिसोर्ट बना दिए, जहाँ झीलें है ना उसके पास में।
समझ में आएगा ना। यहाँ पर एक राजस्थान में बीकानेर या जैसलमेर के पास में एक स्कूल है, बीच रेगिस्तान में। इन शायद एक आध बार बताया भी है आपको। एक स्कूल है, बहुत ही बेहतरीन स्कूल। वहाँ की जो महारानी है, तो जो घराना है, राजघराना, उनने बनवाया वो स्कूल। बहुत ही बेहतरीन बीच रेगिस्तान में बना हुआ है। बनाया इस डिजाइन से है कि वहां में गर्मी नहीं लगे। कल बताऊंगा मैं उसे आपको यहाँ पर। एक आध बार मैंने बता भी दिया उसको, लेकिन कल बताऊंगा यहाँ पर। आओ। तो पहले मैंने आपको क्या बताया, छत्रक। छत्रक को क्या कहते हैं भैया, क्या कहते हैं? तो थोड़ा सा बोलो ना कम से कम। छत्रक को और किस नाम से जानते हैं? और सहारा मफसल में? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब अगला आता है, एक और शब्द लगा है इसमें, बरखान। क्या है? अब बरखान क्या होता है, देखो बरखान है ना, रेत को टीला होए। पर रेत को टीला कैसा होता है कि रेत को टीला बन गया, हवा तेज चली, टीला बन गया। और टीले में क्या है, कुछ रेत तो आगे उड़ जाएगी कि नहीं उड़ जाएगी, सुबह के बन जाते हैं, हाथ पांव बन जाते हैं, ऐसी फैल जाते हैं, ऐसी। फैला ही कि नहीं फैला ही, तुम बताओ। जहाँ रेत उड़ के आई, ये इकट्ठी हो गई, आगे की लाइनें ऐसी बन जाएंगी कि नहीं बन जाएंगी? इसे कहते हैं क्या, बरखान। अर्ध चंद्राकार टीला। बरखान को ही क्या कहते हैं, अर्ध चंद्राकार टीला। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे हाथ पांव है, हाथ पांव काय के बन जाते हैं, रेत के बन जाते हैं, उसे कहते हैं हम क्या, बरखान। क्या कहते हैं, बरखान। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसी आकृति का में बनती है, और स्थल में बनती है रेत के द्वारा। काय के द्वारा बनती है? एक बताइए, बरखान। समझ में आ गई? सोच के देखो क्या कहा था इसमें, मुझसे मत बोलो, कुछ सोचो जिससे याद बनी रहे। समझ में आ गए दोनों? कोई दिक्कत? एक चीज और बता देता हूँ, सुनो। एक तो मैंने तुम्हें पढ़ा दिया गारा। गारा को कहते हैं हम क्या, छत्रक या कुकरमुत्ता। एक पढ़ा दिया मैंने बरखान, जो अर्धचंद्राकार होता है। हाँ या ना? एक और होता है, एक और नाम मैं बता देता हूँ जिससे आपको यहीं पे बना रहे। उसे कहते हैं गर्त। क्या कहते हैं, गर्त। पहले तो गर्त का मतलब आप जानते हो क्या, नहीं जानते, ही बताओ। गर्त मतलब क्या होता है? गर्त मतलब, अब मुझे बताओ, रेत में गड्ढा कैसे बनेगा? रेत में गड्ढा कैसे बनेगा? इसका पूरा नाम अपवाहन। डिफ्लेशन हॉलोस कहते हैं इंग्लिश में। क्या कहते हैं, डिफ्लेशन। क्या कहते हैं, डिफ्लेशन हॉलोस, या अपवाह, अपवाहन गर्त। हिंदी में क्या कहते हैं? अब क्या है, देखो, जहाँ रेत है, जहाँ धरती है, जहाँ पे है जहाँ रेत। अब हवा चली, हवा जब चलेगी तो उड़ेगी कौन, रेत। तो यहाँ की रेत ज्यादा उड़ गई, तो यहाँ गड्ढा हो गया कि नहीं? ये गड्ढा हो गया ना, इसको कहते हैं क्या, क्या कहते हैं, अपवाहन कर। जब हवा चलने पर, जब रेत उड़ती है, तो रेत उड़ने पर जहां गड्ढे हो जाते हैं उसे अपवाह गर्त कहते हैं मरुस्थल में। ठीक है ना? इन्हीं गर्तों को अमेरिका में बफेलो गर्त कहते हैं। क्या कहते हैं, बफेलो गर्त। क्या नाम से जानते हैं, याद हो जाएंगे? बफेलो गर्त याद रहेगो कि नहीं, क्या बताया तुम्हें? याद है? अपने भाषा में दो नाम देंगे, या तो कहेंगे हम अपवाहन गर्त, या कहेंगे हम बात गर्त। एक और नाम क्या हो जाएगा, बात गर्त। बात मतलब होता है हवा भैया। क्या होती है, हवा। हवा के द्वारा बना हुआ गड्ढा। अपवाहन मतलब होता है कि छीत, गड्ढा ही। अपवाहन मतलब क्या होता है, गड्ढा। डिफ्लेशन मतलब क्या होता है, मंदी होती है कि नहीं? इकोनॉमिक भाषा में डिफ्लेशन को क्या कहते हैं हम, मंदी कहते हैं ना। मतलब गिर जाना, तो गिर गई रेत, वहां से हट गई, तो क्या हुआ, अपवाहन गर्त। अमेरिका में जाके इनको क्या कहते हैं हम, बफेलो। क्या कहते हैं, बफेलो गर्त। कैसा नाम रखो वो, बफेलो। बफेलो मतलब कैसे नाम रख दो वो? उसका देखो, किस नाम जानते हैं अमेरिका में? और इनका एक नाम और ध्यान रखना, मंगोलिया में इन्हें अलग नाम से जानते हैं। कहां पर? वहां अलग नाम से, पांगकियांग। क्या नाम से जानते हैं, पांगकियांग। किस नाम से?
कहाँ पर? मंगोलिया। चार नाम, तीन नाम बताए मैंने तुम्हें। अपने क्षेत्र में क्या कहेंगे इसे? क्या कहेंगे? या अमेरिका में जाएंगे तो क्या कहेंगे? नाम लिख दूंगा जहाँ पे, अमेरिका। बफेलो, ठीक है ना। और मंगोलिया, और बताए। मंगोलिया, मंगोलिया में क्या कहते हैं? पांग यांग। पांगयांग, क्या कहेंगे? पांगयांग कहते हैं कहाँ पर? मंगोलिया में। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। काय के द्वारा बनी हुई आकृति है? रेत के द्वारा बनी हुई आकृति है। आंग देखो, तो ये मरुस्थल है पूरा पूरा, ये देख रहे हैं ये लाइन। समझ में आया ना? ये वाला क्षेत्र कहलाता है, ये क्या कहलाता है? कच्छ का रण। कौन सा रण है? तो ये पूरा का पूरा भाग जो है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, जो पाकिस्तान, जो गुजरात, पूरा जयपुर से इधर लग जाता है। कभी जयपुर में जाओ ना, तो यहाँ पे आपको हर महोत्सव के दर्शन हो जाएंगे। आप जाना कभी, ठीक है ना, बाय बस जाना, ठीक है ना, तो वहां से रोड से जाएंगे तो दिख जाता है। आगे देखो, प्रायद्वीपीय पठार। कौन सा पठार? अब प्रायद्वीपीय पठार, इसे पढ़ने वाले हैं ये वाले। कौन सा पठार कहलाएगा ये? प्रायद्वीपीय पठार। भारत का प्रायद्वीपीय पठार एक अनियमित त्रिभुजाकार आकृति वाला भूखंड है। तो अभी हाल जब कहाँ की आकृति बताई, त्रिभुजाकार है ही कि नहीं? तो भारत का प्रायद्वीपीय पठार एक अनियमित त्रिभुजाकार आकृति वाला भूखंड है, ठीक है ना, जिसका विस्तार उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वतमाला व दिल्ली, पूर्व में राजमहल की पहाड़ियां, पश्चिम में गिर पहाड़ियां और दक्षिण में इलायची पहाड़ियां तथा उत्तर पूर्व में शिलोंग एवं कार्बी एंगलोंग पठार तक है। पूरा समझ में आ गया? और होता है तुम्हें देखो, जिसका उत्तर पश्चिम में, जो उत्तर पश्चिम कहलाता है, उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत, ये अरावली पर्वत ही होता है कि नहीं? अरावली पर्वतमाला व दिल्ली। पूर्व में कहा जाएगा? राजमहल की पहाड़ियां। पूर्व मतलब इधर आ गया, राजमहल की पहाड़ियां पड़ती हैं, झारखंड वगैरह में पड़ती हैं कि नहीं? तो राजमहल की पहाड़ियां हो गई यहाँ पर, ठीक है ना। पश्चिम में गिर पहाड़ियां, अगर पूरा पश्चिम पड़े तो कौन सी पहाड़ियां आ जाएंगी? गिर पहाड़ियां। ये गिर, ये अरावली, ये राजमहल पहाड़ियां। दक्षिण में इलायची, दक्षिण में कहा मिलेगी तुम्हें? इलायची की पहाड़ियां, क्योंकि इलायची का उत्पादन ज्यादा होता है, इसलिए इलायची, इलायची पेड़ देखा है क्या? तो बढ़िया, शुद्ध देखिए आओ यार तुम। इलायची की पहाड़ियां तथा उत्तर पूर्व में शिलोंग। तो उत्तर पूर्व ये पड़ेगा, या कौन सा? शिलोंग। मैंने आपको पढ़ा है ये वाला, देखो पूरा पूरा ऐसे चले जाते हैं हम। पर ये बीच वाला भाग प्रायद्वीपीय पठार का ये कट गया ना, मैंने बताया गंगा ने काट दिया इसे, गंगा ब्रह्मपुत्र ने। ये गैप आ गया कि नहीं आ गया? वहां की विस्तार तो कहाँ तक? मेघालय और यहाँ तक मिलता है पूरा, काय का ऐसा ये जा रहा है दक्षिण भारत, ऐसा। पर ये बीच वाला भाग हम देख रहे हैं, ये काय के कारण होगा? गंगा ब्रह्मपुत्र के कारण से गैप आ गया और बांग्लादेश बन गया। क्या बन गया? बांग्लादेश। तो बांग्लादेश पूरा का पूरा नदी द्वारा बनाया हुआ देश है, जो कोई पहाड़ी नहीं मिलती है, क्योंकि वो काय के जमाव से बना है, मिट्टी के जमाव से बना है, इसलिए बांग्लादेश में कोई पहाड़ी माड़ी नहीं है, ठीक है ना। क्लियर हो? तो उत्तर पश्चिम में, उत्तर पूर्व में क्या मिलेगा? शिलोंग एवं कार्बी एंगलोंग पठार मिलेगा। क्या मिलेगा? खैर इसमें से कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से कुछ नहीं आएगा। तो मुझे एक चीज बता दो आप, अगर जिससे याद है, यहाँ से विस्तार है गुजरात से काय का? प्रायद्वीपीय पठार का। ये चला गया यहाँ से, और आप जानते हैं ये मेघालय हमने यहाँ तक बता रहे हैं। और आप जानते हैं कि हम मेघालय और ये पश्चिम बंगाल के बीच में जो गैप आता है, जो गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा बनाया गया है, मैंने नाम बताया था इसका, कोई बताएगा क्या? उत्तर पूर्व में जो पठार में, जो प्रायद्वीप पठार में जो गैप पाया जाता है, उसका नाम क्या होगा? करंट में बताए थे ना, ज्योग्राफी में बताए थे। मुझे करंट का भी ध्यान है शायद, ऐसा कुछ ध्यान आ रहा है, नहीं तो इसमें बता दिया होगा मैंने। राजा को ध्यान आ रहा है, इधर दो लोग, चार तीन पांच, ये है आपका कह रहा हूँ। सिलीगुड़ी। चिकन ने क्या में लाल, क्या कहते हैं?
चिकन नेक, क्या कहते हैं, सिलीगुड़ी, देख रहा है तुम। हाँ हाँ, मालदा गैप। कौन सा गैप? भूल जाइए कृष्ण पाल, ध्यान मत रखिए, नहीं फिर कौन पढ़ाऊंगा मैं दोबारा से। क्या कहते हैं, मालदा गैप। ये कौन सा गैप कहलाता है? मालदा गैप। प्रायद्वीपीय पठार में जो गैप पाया जाता है उत्तर पूर्व में, वो कौन सा गैप होता है? मालदा गैप। कौन सा गैप? किसके द्वारा बनाया है? गंगा ब्रह्मपुत्र। ठीक है, भूल जाइए फिर, अब अगली बार फिर पढ़ाऊंगा तुम्हें। अब आऊंगा। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, ये भी आप ध्यान रखना, ठीक है ना। क्या गोंडवाना लैंड के टूटने और उसके उत्तर पश्चिमी प्रवाह के कारण बना है, ये भी आपको पता है। भारत का सबसे पुराना भाग कौन सा कहलाता है? दक्षिण काय से बना है? गोंडवाना से, ठीक है ना। अतः है प्राचीनतम भूभाग पेंजिया का एक हिस्सा है, पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय तथा रूपांतरित सेलों से बना है। काय से बना है? प्राचीनतम भूभाग पेंजिया का एक हिस्सा है। पेंजिया समझ गए? पेंजिया था और पेंतलासा था। जो भूमि थी वो पेंजिया थी, जो पानी था वो पेंतलासा था। ठीक है, इसी की टूटने से ऊपर बना अंगारा, नीचे बना गोंडवाना। गोंडवाना में से हमारी उत्पत्ति हुई, हम में से उत्तर की उत्पत्ति हुई। पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय तथा रूपांतरित सेलों से बना है। समानता प्रायद्वीपी की ऊंचाई पश्चिम से पूर्व की ओर कम होती चली जाती है। मतलब अगर ये अपना है, इस वाले भाग की ऊंचाई कैसी है? ज्यादा है, की ऊंचाई ज्यादा है, इसलिए नदियां निकलती हैं वो ऐसी चली जाती है। भाई ऊंचाई से नीचाई की ओर जाएंगी कि नहीं जाएंगी? तो समांतर प्रायद्वीप की ऊंचाई पश्चिम से पूर्व की ओर कम होती चली जाती है। पश्चिम से पूर्व की ओर, तो पश्चिम ज्यादा पूर्व को कम। यही कारण है कि प्रायद्वीपीय पठार की अधिकांश नदियों का भाव पश्चिम से पूर्व की ओर होता है। कहाँ की ओर होता है? पश्चिम से पूर्व की ओर होता है। प्रायद्वीपीय पठार का ढाल उत्तर और पूर्व की ओर है। क्या की ओर है? प्रायद्वीपीय पठार का ढाल कहां से, का ढाल उत्तर और पूर्व की ओर है, जो सोन, चंबल और दामोदर नदियों के प्रवाह से स्पष्ट है। कैसे स्पष्ट है साहब? देखो, ये कहा है प्रायद्वीपीय। एक तो जाको ढाल कहाँ है? पूर्व की ओर है। एक ढाल जाको ऐसा हुआ है, ठीक है ना, उत्तर की ओर ढाल, जो ऊपर उत्तर है ना, उसी में ये नदियां नर्मदा कहाँ जाती है? ऐसी चली जाती है कि नहीं? अगर ढाल इधर होते तो ऐसी आती कि नहीं आती? जब ऐसे चली गई तो मतलब ढाल कहाँ है? उधर की ओर है ना। बात समझ में आई? मतलब ऐसा है, ऐसा। तो ये वाली नदियां यहाँ चली गई, जब अगला पार ना कर पाई ना, ये नदियां चली गई ऐसी, नर्मदा, सोन, चंबल ऐसी चली जाती कि नहीं, और ये नदियां भी ऐसी चली गई। बीच वाला भाग उठो रहेगा, पल्ले पड़ गो। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ या ना? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये समझ में आया? ये नदियां निकलेंगी और इधर जाएंगी, और ये नदियां निकलेंगी वे इधर जाएंगी। तो जो वाला भाग जब अगले झुकवा हुआ है, जे वाला भाग जब अगले झुकाव, बीच वाला भाग उठवा हुआ है। जब अगल की नदियां जब अगले रह गई, और जब अगल की नदी जब अगले आ गई। तुम्हें सबरी नदी समझ में आ गई? हाँ या ना? तो ये वाला भाग में थोड़ा गैप पाया जाता है। ये वाला भाग छत्तीसगढ़ झारखंड दिख रहा है, इसमें गैप पाया जाता है, ये दबा हुआ है। ये दबा हुआ है, तो जब महानदी है ना, वह बीच में रह जाता है। मैं कहूँ नहीं जा रही, मुंह नहीं जाने हैं कहूँ। इसलिए छत्तीसगढ़ में चावल की खेती अच्छी होने लगती है। भाई मुझे बताओ, चावल के लिए पानी चाहिए, सूखा चाहिए। महानदी के कारण को छत्तीसगढ़ में चावल की खेती अच्छी होती है, इसे उसे धान का कटोरा कहते हैं। जब कटोरा भरे भरे हो तब तो फैलेगो। महानदी पहले बार भर देते हैं, एक बार ज्यादा हो जाता है तब आगे जाके बढ़ जाता है, और उड़ीसा से होते हुए कहाँ जाके गिर जाता है? बंगाल की खाड़ी में। छत्तीसगढ़ ही तो भर दिया ना, इसी छत्तीसगढ़ में क्या हो जाता है? ये चावल अच्छा हो जाता है, ये धान का कटोरा हो गया। बात समझ में आ गई कि नहीं? दक्षिणी भाग में इसका ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है, जो गोदावरी, कृष्णा, महानदी, कावेरी नदियों के प्रवाह से स्पष्ट। अब जानते ये सारी नदियां पश्चिम में बनती हैं, पूर्व में जाके बह जाती हैं। हाँ या ना? पहले तो क्या था मैं आपको बताऊं, ये था कंडीशन, ये थी, ये वाला भाग भी उठाता और ये वाला भाग भी उठाता। नदियां निकली जहां से टकराएंगी पूर्व से कि नहीं टकराएंगी? पूर्व की चट्टानें कमजोर रहती, लगे लाते नहीं। समझ में आया ना? तो बीच कैसे टूट गया वो भाग। पूर्वी पठार जो था वो क्या हो गया, जो पूर्वी घाट था वो क्या हुआ? टूट गया। टूट गया तो उसमें क्या गैप बन गया, और जो गैप बन गया तो जहां से बह गई गैप, इसलिए पूर्वी भाग तो कटा पटा है।
पूर्वी घाट जो क्या है, कटा फटा है, और पश्चिमी भाग को कोई ने काट नहीं पाया, इसलिए उसकी ऊंचाई ज्यादा है। समझ में आ गया कि नहीं? तो सबरी नदी जबगल से जबगल जा रही है। प्रायद्वीपीय नदियों में नर्मदा एवं ताप्ती नदियां अबाध हैं, क्योंकि इनके बहने की दिशा पूर्व से पश्चिम की ओर है। कहाँ की है? पूर्व से पश्चिम की ओर है। ठीक है ना? ऐसा भ्रंश घाटी से होकर बहने के कारण, क्योंकि ये नदी तेज भाव के कारण से इन्होंने पर्वतों को काट दिया और जा रही। मैंने बताया नर्मदा नदी क्रोध में बहती है, मैंने कहा सभी काट दो, कोई मेरे आगे छोड़ूंगी नहीं, ये कहिए सभी काट फूट के फेंक दो इनमें। प्रायद्वीपीय पठार को पठारों का पठार कहते हैं, क्योंकि यह अनेक पठारों से मिलकर बना है। तो पठारों का पठार कौन सा हो गया? प्रायद्वीप पठार। क्या नाम है इसका? पठारों का पठार। अब इसे कितने भागों में काटा है देखिए। केंद्रीय उच्च भूमि हो जाएगी इसकी, कौन सी? केंद्रीय उच्च भूमि। दूसरी उत्तर पूर्वी पठार, तीसरा पूर्वी पठार, फिर दक्कन का पठार। 4 भाग हो गए। बीच वाला भाग होगा उसके का नाम दिया हमने केंद्रीय उच्च भूमि, सेंट्रल हाईलैंड। फिर होगा उत्तर पूर्वी पठार, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू। फिर होगा पूर्वी पठार, ईस्टर्न प्लेट्यू। और दक्कन का पठार, डेक्कन प्लेट्यू। कितने भाग हो गए पठार के? 4। कौन से पठार के? दक्कन के पठार, प्रायद्वीपीय पठार के। अब गुजरात की प्रमुख पहाड़ियां देखो, उत्तर से दक्षिण के क्रम में। उत्तर से मतलब ऊपर से नीचे की। ऊपर पड़ेगी कौन सी? फिर पड़ेगी कौन सी? मांडा पहाड़ी। फिर पड़ेगी बर्दाकार और गिरनार पहाड़ियां और गिर पहाड़ियां। गिर पहाड़ियों में गिर राष्ट्रीय उद्यान है, जो बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है। इसे हम एक और नाम से चाहते हैं एशियाई शेर। एशियाई शेर का एक और नाम क्या है? बब्बर शेर। ठीक है ना जी? जहीं मिले पूरी दुनिया में और कहूं ना मिले। समझ में आए ना? और भारत में शेरों की सबसे ज्यादा संख्या गिर राष्ट्रीय उद्यान में है। और गिर राष्ट्रीय उद्यान को बनाने के पीछे कोई कचूनी करने नहीं पड़ी, क्योंकि गिर राष्ट्रीय उद्यान पहाड़ियों से घिरा हुआ है, अपने आप वो उद्यान बन गया। इसलिए इसे कहते हैं क्या? प्राकृतिक। क्या कहते हैं इसे? प्राकृतिक। बब्बर शेर या एशियाई शेरों का प्राकृतिक घर कहते हैं किसको? गिर राष्ट्रीय उद्यान। कौन से उद्यान को? ठीक है ना? ये गिरनार पहाड़ियां हैं। आप जानते हैं गिरनार पहाड़ियों में सुदर्शन झील है। कौन सी झील है? बरदा, मांडव और कच्छ। कच्छ, मांडव, बरदा। समझ में आया कि नहीं आया? और आप जानते हैं यहीं से बगल से कौन सी नदी निकलती है? सरस्वती नदी। कौन सी निकलती है? सरस्वती नदी। नदी निकल गई थी, ठीक है ना? और इसी नदी के किनारे आप जानते हैं गुजरात। गुजरात में इसी नदी के किनारे भगवान आए थे, भगवान रहते थे। कौन रहते थे? और इन्होंने एक चीज की रचना कर दी थी, उसका नाम था ऋग्वेद। कौन से की? ऋग्वेद। उसी नदी के किनारे बैठकर काय की रचना हुई थी? ऋग्वेद की रचना हुई थी। काय की रचना हुई थी? ऋग्वेद की। कौन सी नदी के किनारे? सरस्वती नदी के किनारे। ठीक है? गिर नाम से एक और प्रसिद्ध है गिर गाय। नाम तो सुना होगा। गिर गाय नाम इसलिए चलता है क्योंकि इसके दूध में सोना ज्यादा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सोना। समझ में आया ना? अपने इधर भी आप जानते हैं दूध बहुत महंगा मिलता है उसका, 60-70 लीटर मिलता है उसका। ठीक है ना? बच्चों के लिए बहुत लाभकारी है, लेकिन बच्चे पी रहे हैं भैंस का दूध, इसलिए हो रहे हैं आलसी, इससे बिस्तर में सोता ही नहीं है। अब आते हैं क्या? केंद्रीय उच्च भूमि। कौन सी भूमि? ये केंद्रीय, बॉबी कैसा उच्च है, बाबी कैसी है? भूमि है। केंद्रीय उच्च भूमि के अंतर्गत निम्नलिखित क्षेत्रों को शामिल किया जाता है। नंबर 1 कौन सा है? अरावली पर्वत श्रेणी। फिर है मेवाड़। फिर है मालवा। फिर है बुंदेलखंड। फिर है विंध्य श्रेणी। और फिर है कौन सी? पूर्व मध्य प्रदेश आ गओ। आ गओ के नहीं? पहला कौन सा है? अरावली। अरावली के जस्ट बगल में मेवाड़, और मेवाड़ से लगा हुआ मालवा। मालवा से लगा हुआ है बुंदेलखंड। बुंदेलखंड से विंध्य श्रेणी, सतपुरा श्रेणी। ठीक है? काय में पढ़ रहे हैं जी? केंद्रीय उच्च भूमि। और केंद्रीय उच्च भूमि जी हो गई कि नहीं? इसमें सब आ गया। समझ में आया कि नहीं आया? सब पढ़ लेंगे हम। कचू तो तुमने मध्य प्रदेश में पढ़ा ही लाओ सब। अरावली पर्वत श्रेणी का नाम तो सुना होगा। अरावली पर्वत का विस्तार उत्तर पूर्व में दिल्ली रिज से लेकर दक्षिण पश्चिम में गुजरात के पालनपुर तक लगभग 800 किलोमीटर है। तो ये कितने किलोमीटर की हो गई? तो गुजरात से लेकर दिल्ली तक हो गई। अरावली पर्वत कहां से कहां तक है? गुजरात से दिल्ली, गुजरात टू दिल्ली। गुजरात, दिल्ली, हरियाणा, नहीं, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली।
समझ में आया ना? दिल्ली में क्या कहते हैं, राजमहल की, सॉरी, रायसीना की पहाड़ियां। कौन सी? उस पे क्या बना हुआ है? राष्ट्रपति भवन। समझ में आया कि नहीं आया? तुम जाओ कभी देख कर आओ उसे एक बार। सुसाइड पॉइंट भी है। समझ में आए ना? समझ में ना आए तो बास्कुन जाना। फिर जी हरियाणा है। फिर जी, फिर जी सबसे ज्यादा विस्तार कहाँ मिलता है? राजस्थान में। जैसे अरावली को हम क्या कह देते हैं कि राजस्थान में है। ठीक है। कितने किलोमीटर का है? यह प्राचीनतम मोड़दार अवशिष्ट पर्वत रेसिडुअल माउंटेन का उदाहरण है, जो राजस्थान बांगर को केंद्रीय उच्च भूमि से अलग करने वाला संरचना है। तो आप जानते हैं दुनिया का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? ये किस प्रकार का पर्वत है? अवशिष्ट मतलब जानते हो क्या होता है? हाँ भैया छोटू। लीजिए। इसकी उत्पत्ति कब हुई थी? प्री कैम्ब्रियन काल में हुई थी। कब हुई थी? प्री कैम्ब्रियन काल में हुई थी। अरावली की अनुमानित आयु देखो कितनी है? 570 मिलियन वर्ष पुरानी है राधा जी। इतनी गई पुरानी तुम होगी। समझ में आई कि नहीं आई? इसलिए तो सो रही है जी, थक गई। ये कोई यार जिया को तो थके वो नहीं कहा। 570 मिलियन वर्ष पुरानी। नाम है तुम्हारा क्या? तो नहीं कहा। नाम रखो तो वेंकटप्पा। 570 मिलियन वर्ष पुराना है। कौन? वेंकटप्पा। समझ में नहीं आया? जब अरावली बना था तभी ये आई थी। समझ में आया ना? इसलिए ये सबसे पुरानी है कोचिंग की स्टूडेंट। सबसे पुराना स्टूडेंट। सोचो मैं कोचिंग कब से पढ़ा रहा हूँ? फिर कब से पढ़ा रहा हूँ समझ रहा? जब से नौकरी नहीं लगी इनकी। 570 मिलियन वर्ष पुरानी बेटा है ये साक्ष्य। समझ में आया कि नहीं आया? कार्बन डेटिंग करवाई। अब थक गया बेचारा। तुमने वो देखी कृष्ण लीला देखी है कि नहीं? तुमने देखा होगा वहां एक वो राजा थे, वो भयंकर लड़ाई थे। ठीक है ना? वो इंद्र की सहायता करी थी उन्होंने, फिर वे थक गए थे तो एक गुफा में सो रहे थे। समझ में आया ना? तो आप जानते भगवान कृष्ण जब भगे थे तो आप जानते उन पर चुन्नी डाल दी थी और भगवान तो गए थे। फिर उनकी आंखों की रोशनी से वो क्या नाम था उसका, कालियामन मर गया था। हाँ यार, तभी से भगवान का नाम रणछोड़ दास पड़ा। क्या रणछोड़? भगवान का नाम क्या पड़ा? रणछोड़। क्योंकि रण से छोड़कर चले थे वो वहां पर। समझ में आया कि नहीं आया? तो भैया ने कब वरदान मांगो तो मैं बहुत थक गया हूं, मुझे अब सोना है। समझ में आया ना? तो 570 मिलियन वर्ष पुराना ये आदि मानव है। समझ में आया ना? आज सो रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन आता इसलिए है क्योंकि अपन भी बहुत पुराने हैं। अपन पढ़ा रहे हैं भाई समय से। ठीक है ना? पहले अलावली जी पढ़ाओ तो ये भी संज्ञा आती बाप बैठ के। समझ में आया कि नहीं आया? देखिए, अरावली संरचना पश्चिमी भारत का मुख्य जल विभाजक है, जो राजस्थान मैदान के अवबाध क्षेत्र को गंगा के मैदान के अवबाध क्षेत्र से अलग करता है। तो राजस्थान और गंगा को कौन अलग कर देता है? अरावली पर्वत। कौन सा? अरावली कहते हैं, कोई कोई अरावली कहता है। जैसी आपकी श्रद्धा हो वैसा उसका नाम, बुरा नहीं लगता उसे। लूनी नदी इस पर्वत से निकलने वाली राजस्थान मैदान की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है, जो राजस्थान बांगा और थार मरुस्थल से होते हुए गुजरात के कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। इसलिए यह एक अंतःस्थलीय अवबाधतंत्र का उदाहरण है। अंतःस्थलीय का मतलब है जो अंदर ही खत्म हो जाता है। ठीक है ना? इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम कहलाता है लूनी नदी का। शुरुआत भी कहाँ से हुई और खत्म भी कहाँ हुई? भारत में। कहीं जाके नहीं मिलती किसी चीज में, मतलब समुद्र में जाके नहीं मिलती है। समझ में आया कि नहीं आया? लूनी नदी का नाम तो सुन ही लिया तुमने। अरावली से निकलने वाली सुकरी और जावई नदियां लूनी नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदियां। कौन कौन सी? किसकी महत्वपूर्ण नदियां हैं? अरावली पर्वतमाला पश्चिमी भारत की एक मुख्य जलवायु विभाजक भी है, जो पूरब के अपेक्षाकृत अधिक वर्षा वाले क्षेत्र को पश्चिम के अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेश से अलग करती है। तो मैंने बताया ना, अरावली के कारण ही मध्य प्रदेश में वर्षा होती है। बताई थी कि नहीं? तो ये देखो दोनों तरीके से जल विभाजक का काम भी करती है और काय का जलवायु विभाजक का भी। जल विभाजक और जलवायु दोनों में अंदर है। जलवायु ऊपर से आती है, जल नीचे का है। गंगा को अलग कर देती है राजस्थान से तो हम बन गए, और जलवायु के कारण हमारे इधर वर्षा हो गई। बहुत महत्वपूर्ण योगदान है अरावली का मध्य प्रदेश के लिए। उत्तर पश्चिम भारत में है क्षेत्र खनिज संसाधनों जैसे तांबा, सीसा, जस्ता, अभ्रक तथा चूना पत्थर के भंडार की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण है।
कौन सा क्षेत्र? उत्तर पश्चिमी। उत्तर पश्चिमी लाए तो ये वाला क्षेत्र हो जाएगा कि नहीं? ऐसे हड़प्पा संस्कृति जो थी वो यहाँ से निकालती थी, क्या तांबा वामा निकाल के ले जाते थे, बताए थे कि नहीं हड़प्पा में, अगर ध्यान हो तो उत्तर पश्चिमी भारत में यह क्षेत्र खनिज संसाधन काय काय से? तांबा, सीसा, जस्ता, अभ्रक और चूना पत्थर के भंडार से अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण है। अरावली पर्वत का सर्वोत्तम शिखर गुरु शिखर है, जो आबू पहाड़ी पर स्थित है। कौन सी पहाड़ी पर? इसी आबू पहाड़ी में जैनियों का प्रसिद्ध धर्मस्थल दिलवाड़ा जैन मंदिर स्थित है, जबकि अन्य शिखर कुंभलगढ़ है। कौन सा है? कुंभलगढ़ में आप जानते हैं कि चीन के बाद दूसरी सबसे लंबी दीवार पाई जाती है। चीन की दीवार है एक सबसे बड़ी, दूसरी कौन सी है? कुंभलगढ़ की दीवार। मेवाड़ा का पठार कल देखेंगे इसे। तुम्हें मरुस्थल समझ में आया हो कि नहीं? हाँ या ना? पढ़ लेना, नोट्स में दिया है। कुछ मैंने जो उदाहरण बताए थे आपको, जो आकृतियां बताई थी, स्थलाकृतियां बताई थी, टोपोग्राफी जो बताई थी, उनका ध्यान रखना आप, कैसे कैसे बनी थी। पेपर में मात्र ऐसे ही पूछ, क्योंकि आपका चैप्टर का नाम है टोपोग्राफी, स्थलाकृति, वहां पूछा जाता है ये सब, ठीक है ना।